So, dear student, in the previous class, beta, we discussed about the downfall of मुगल एम्पायर. ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में जो मेनली डिस्कशन की थी वो डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पे की थी, जिसमें हमने औरंगजेब की स्पेसिफिक पॉलिसीज को पढ़ा था एंड देन वी स्टडीड अबाउट ओवरऑल रीजंस व्हिच कंट्रीब्यूटेड इन द डिक्लाइन ऑफ मुगल. इज इट क्लियर? So, beta, in today's class, we are going to start the next part of this chapter, that is British expansion. ठीक है, अब British expansion, what we have the timeline, हमारे पास जो यहाँ पर timeline है वो है 750 से लेके 1852 की. ठीक है, means 100 years timeline in which British expanded in the Mughal Empire. Right, बेटा? चलो, अच्छा जी. सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन. अब हमें देखना होगा कि बेटा इस एक्सपेंशन वाले टॉपिक से रिलेट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है. वी आर हैविंग द क्वेश्चन हियर जिसमें पूछा जा रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर इन इंडिया ड्यूरिंग 1750 एंड 1850 या फिर 1852. राइट, 1850 या फिर 1852. इज इट क्लियर? तो ये हमें जो है वो 100 years की टाइमलाइन यहां पर मिलती है बेटा. इज इट क्लियर? चलो, अब आगे बढ़ते हैं बेटा. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या टाइमलाइन होगी, हाउ वी हैव टू मेक आवर आंसर. अच्छा बेटा, जिस तरीके से हमने अपनी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर एक टाइमलाइन बनाई थी जिसमें हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज थी, बहुत सारे पैराग्राफ्स थे. ठीक है, अब मैं इसका एक एक्चुअल क्वेश्चन फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ. नाउ यू कैन सी बेटा, द क्वेश्चन इज रिटन हियर. To what extent British were successful in expanding their empire in India during 1750 and 1852. अब देखो इसमें नोट क्या लिखा है कि your every para must be reflecting success or the failure related to the attempts made by the British in expansion. आपने क्या करना है बेटा, आपका हर एक पैराग्राफ प्रॉपरली रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए कि आप इधर सक्सेस की बात कर रहे हो या इधर फेलियर की बात कर रहे हो. ठीक है, सक्सेस या फेलियर, ये दोनों चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. मतलब दोनों में से कोई एक चीज तो लाजमी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज योर आंसर, योर एक्सप्लेनेशन विल नॉट बी कंसिडर. अब मेरे पास देखो बेटा, आई हैव सो मैनी ऑप्शन, सो मैनी एक्सप्लेनेशन, सो मैनी पैराग्राफ्स टू राइट. इफ आई टॉक अबाउट द फैक्टर्स, द पैराग्राफ, द रीजंस, ठीक है, तो उसको मैंने 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, प्रीवियस लेक्चर का रेफरेंस दे दूं कि जब हम मुगल एम्पायर का चैप्टर पढ़े थे तो उसमें भी वी वर हैविंग सो मेनी रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल. सो व्हाट वी डिड बेटा कि वी डिवाइडेड ऑल द रीजंस इन द मेजर कैटेगरीज, है ना, जिसमें हमने प्रॉब्लम्स इन द मुगल कोर्ट, रिबेलियन, फॉरेन इन्वेजन, इस तरह की कैटेगरीज बनाई थी. So I also have made the category in this British expansion वाला part also. अब आप देख लो कि मोड वंस में we wrote about the battles. अब इसमें हम सिर्फ battles की बात करते हैं. बैटल ऑफ एरकट है, बैटल ऑफ प्लेसी है, बैटल ऑफ बक्सर है, फिर एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड आ जाती है, और फिर थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आ जाती है. नाउ यू कैन ऑल्सो सी दैट आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट कि बैटल ऑफ एरकट में सक्सेस ऑफ ब्रिटिश, प्लेसी में ब्रिटिश, बक्सर में ब्रिटिश, but in the Anglo-Mysore First and Second War, British were defeated. The failure of the British, the only failure they faced, beta. Then third and fourth में again success of the British. मोड 2 की बात करते हैं, एक्ट्स की. सो वी हैव द पिट इंडिया एक्ट 1784. अब देखो बैटल्स में क्या है, डायरेक्ट बैटल्स है, व्हेन द ब्रिटिश एंड इंडियंस वर फेस टू फेस इन द बैटल ग्राउंड. ठीक है, और उनको डिफीट करने के बाद ब्रिटिश कैप्चर्ड देयर टेरिटरीज. दिस इज द एक्सपेंशन. लेकिन अब सिर्फ बैटल्स के थ्रू ही ब्रिटिशर्स ने अपनी एक्सपेंशन नहीं की थी, बट दे ऑल्सो यूज सम अदर टैक्टिक्स लाइक द पॉलिटिकल अटेम्प्ट्स. ठीक है, सो वी टॉक अबाउट द एक्ट्स. उसमें वी हैव द पिट इंडिया एक्ट, सक्सेस ऑफ ब्रिटिश, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793, अगेन सक्सेस ऑफ ब्रिटिश. इसके बाद बेटा सिर्फ ब्रिटिशर्स ने बैटल्स या एक्ट्स को यूज नहीं किया था, बल्कि दे आल्सो डिड एनेक्सेशंस. दे अटैक्ड ऑन द सम एरियाज, दे लूट एंड प्लंडर, दे कैप्चर द एरियाज. ठीक है, तो उसमें हमारे पास 2 एनेक्सेशंस आती हैं बेटा, एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड NWFP. एंड द लास्ट थिंग वाज ब्लैक लॉज.
मतलब अब ब्रिटिशर्स ने कुछ अनजस्ट लॉज भी बनाए थे बेटा टू कैप्चर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और उसमें से हमारे पास एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। सो यू कैन काउंट दैट आई हैव सो मेनी एक्सप्लेनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मेरे पास 10 एक्सप्लेनेशन है। क्या मुझे 10 की 10 लिखनी होती है? नो, आई हैव टू राइट ओनली 4 एक्सप्लेनेशन एट लीस्ट, एंड मैक्सिमम आई कैन राइट 5 to 6, but I always guide my students to make 4 explanations properly. अब 4 explanations आप कैसे बनाओगे? Like you have the option. आप क्या कर सकते हो? You can select one explanation from battle, one from act, one from annexation, one from doctrine of lapse. But this will depend on the type of question. ठीक है, अब कैसे बेटा वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, अभी हम इसके डिस्कशन करते हैं। तो बेटा आप लोग एक दफा मुझे अप्रूवल दीजिए। क्वेश्चन का तरीका समझ आ गया? क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ आ गया? ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कंसर्न, यू कैन आस्क मी। चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलो जी बताइए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू सी द लेक्चर। अब हम लेक्चर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आते हैं भाई एक मैप। ठीक है, नाउ यू कैन सी द मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बेटा यू कैन सी द रॉबर्ट क्लाइव। आपको ये लेक्चर में भी लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहे हैं, और लेआउट पे भी आपको बिल्कुल कॉर्नर पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सॉरी, कॉर्नर पे बिल्कुल आपको रॉबर्ट क्लाइव नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, सर कैन वी डू 2 पॉइंट्स फ्रॉम मोड 1 एंड 1 पॉइंट फ्रॉम मोड 2 एंड 3? देखो मैं इस पे ना डिबेट करता हूँ आफ्टर द लेक्चर कंप्लीशन। अब मैं आपको जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया टू व्हाट एक्सटेंट ब्रिटिश एक्सपेंशन का, अभी वो सिर्फ एक सिंपलेस्ट और बेसिक उसकी फॉर्म है, बेसिक, ठीक है। अब वो किस तरह कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हाउ एग्जामिनर कैन ट्विस्ट दैट क्वेश्चन, हाउ एग्जामिनर कैन मेक दैट क्वेश्चन लिटिल बिट ट्रिकी, कॉम्प्लिकेटेड, वो सारी चीजें मैं समझाता हूँ। ठीक है, हर हर उसका एक पॉसिबल फेस आपको दिखाता हूँ। अभी हम किसी बेसिक की बात कर रहे हैं, राइट बच्चा? नाउ यू कैन सी दैट वी आर हैविंग डिफरेंट एरियाज। अब ये बताना भी बच्चों को जरूरी होता है बेटा कि इफ यू आर स्टडिंग द एरकट यू मस्ट नो वेयर एरकट इज एक्चुअली। मैसूर कहाँ पर है, बक्सर कहाँ पर है, प्लेसी कहाँ पर है, ठीक है। द फर्स्ट बैटल वी आर गोइंग टू सी, द बैटल ऑफ एरकट। कौन सी जगह पे आप ब्रिटिश जा रहे हैं बेटा? एरकट पे जा रहे हैं, ठीक है। चलो, एरकट के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? बैटल ऑफ एरकट, नाउ लेट्स सी। अब बैटल ऑफ एरकट के अंदर यू कैन सी दैट राइवल्स कौन कौन है। एक तरफ बेटा वी हैव द चंदा साहब, हु वाज द नवाब ऑफ एरकट, ही वाज द नवाब ऑफ एरकट, एंड ही वाज सपोर्टेड बाय द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि देयर वाज नॉट ओनली वन ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, बल्कि देयर वाज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, British East India Company, and there were some also other powers too, like Dutch, Portuguese, ये लोग भी थे, ठीक है। लेकिन जो strong rivalry थी that was between the French and the British. So here बेटा the French were supporting the Chanda Sahab who was the Nawab of Arcot, and Robert Clive was supported by, या फिर मोहम्मद अली was supported by रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश की तरफ से हैं, वो मोहम्मद अली खान वलाजा को सपोर्ट करें। अब बेटा चलो, अब हम थोड़ा सा लिखने वाला काम करेंगे। ठीक है, लिखने वाला काम क्या है बेटा कि व्हाट इफ बेटा, व्हाट इफ बेटा अगर आपके पास कोई भी बैटल आ जाती है, लाइक फॉर द 4 मार्क्स, अभी तो हम इसको 14 मार्क्स का पार्ट करें, बट व्हाट इफ एनी बैटल कम इन द एग्जाम फॉर द 4 मार्क्स, सो व्हाट थिंग्स यू हैव टू राइट। आपने क्या क्या लिखना होता है? सबसे पहले तो बेटा आपने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना होता है, शॉर्ट सा, जिसमें आपको उसकी डेट बतानी होती है, उसके राइवल्स बताने होते हैं, और उसका छोटा सा एक रीजन बताना होता है कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दैट। नंबर 2 बेटा यू हैव टू टॉक अबाउट द डिटेल्स, मतलब व्हाट हैपेंड इन दैट बैटल, बट नॉट टू मच लेंथी आंसर,
शॉर्ट, तीसरा उसका रिजल्ट, चौथा उसका इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट ओवर द इंडिया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये चार बातें आपके आंसर में बेटा होनी चाहिए कि कोई भी बैटल को आप डिस्कस कर रहे हो, यू मस्ट नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि भाई कब हुई है, किसके बीच में हुई है, क्या रीजन था, डिटेल्स में व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उस बैटल के अंदर, किस तरह ब्रिटिश ने डिफीट किया या किस तरह इंडियंस ने स्ट्रैटेजी बनाई, किस तरह किसने किसको बिट्रे किया, किसको डिच किया। ठीक है, ये बताना है। और उसका रिजल्ट क्या निकला, द रिजल्ट वाज इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश और इन फेवर ऑफ इंडियंस, क्या वो इंडियंस जीते या ब्रिटिश जीते। ठीक है, एंड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ इंडियंस और आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश, what was what it was having an impact over India। ठीक है, चलो अब हम एक एक बैटल को इसके थ्रू समझते हैं और इसके बारे में लिखते हैं। ठीक हो गया जी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द बैटल ऑफ एरकट। जल्दी से मेरे साथ लिखना, बैटल ऑफ एरकट को हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, वी आर राइटिंग अबाउट द बैटल ऑफ एरकट। ठीक है, बैटल ऑफ एरकट में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डेट, जो कि है बेटा हमारे पास 1751। राइट, आई हैव रिटन दिस। नंबर टू बेटा, राइवल्स कौन है, बताओ राइवल्स कौन है। यहां पर राइवल्स है हमारे पास, राइवल्स में लिखो चंदा साहब और ब्रैकेट में लिखिएगा नवाब ऑफ एरकट। ठीक है, प्लस फ्रेंच ईआईसी वर्सेस मोहम्मद अली खान वल्लाजा। ठीक है, प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दीज वर द राइवल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा रीजन की, कि व्हाट वाज द रीजन बेटा, ब्रिटिश क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड थे एयरकट के अंदर, क्यों चाहिए था उनको एयरकट का एरिया। तो बेटा द रीजन वाज कि द ब्रिटिश एंड फ्रेंच वर फाइटिंग फॉर पावर इन साउथ इंडिया। क्या कहा मैंने, फ्रेंच एंड ब्रिटिश बेटा दे बोथ वर इंटरेस्टेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन क्यों, अब आप पूछो सर ऐसा क्यों है, सर साउथ ऑफ इंडिया में ऐसा क्या है बेटा। साउथ ऑफ इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा कोस्टल एरिया। क्या है बेटा, कोस्टल एरिया। यू कैन सी दैट हेयर वी आर हैविंग सी, हेयर वी आर हैविंग सी, हेयर वी आर हैविंग सी, हेयर वी आर हैविंग सी। सो यहाँ पर हमारे पास अरेबियन सी है एंड द साउदर्न इंडिया, ये साउथ ईस्टर्न इंडिया इज हैविंग अ कोस्ट लाइन, लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो भाई कोस्ट लाइन से क्या होता है सर, क्या फायदा होगा कोस्ट लाइन से, बेटा कोस्ट लाइन से फायदा ये होगा कि भाई ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने का मौका मिलेगा। क्या करने का मौका मिलेगा, ट्रेड करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलो एक दफा आपको दिखा भी देते हैं जो अभी मैंने बात बताई। अब आप देख सकते हो कि जो साउदर्न इंडिया है इसके तीनों तरफ वाटर है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग विच द ब्रिटिश एंड फ्रेंच वांटेड, क्योंकि वो यहाँ पर बेटा ट्रेड करना चाहते थे, अपनी नेवल पावर को इंक्रीज करना चाहते थे। दैट्स वाई द बोथ वर इंटरेस्टेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। अब इसके लिए लड़ना पड़ेगा उनको एक दूसरे से, फ्रेंच जीत जाएंगे तो फ्रेंच की पावर होगी, ब्रिटिश जीत जाएंगे तो ब्रिटिश की पावर होगी। ठीक है, चलो वैसे तो मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हैं बट आई वांटेड टू मेक यू राइट अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट पैटर्न। चलो भाई अब आ जाओ, अब हमने क्या लिखना है बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पर जो अभी हमने समझा कि द ब्रिटिश एंड फ्रेंच वर फाइटिंग फॉर पावर इन द साउथ इंडिया, द ब्रिटिश एंड फ्रेंच वर फाइटिंग फॉर द पावर इन द साउथ ऑफ इंडिया। क्यों भाई, किस वजह से, आगे लिखते हैं, बिकॉज ऑफ कोस्टल एरिया, सो दे कैन इंक्रीज द ट्रेड। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ये हमने अपना पॉइंट यहां पर बेटा लिख दिया। राइट, चलो अब रीजन हमने लिख दिया बेटा यहाँ पर, अयान रीजन लिख दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, नाउ वी हैव टू राइट द डिटेल्स। अब डिटेल्स में हम थोड़ी बहुत बातें बताएंगे, वी डू नॉट नीड टू एक्सपैंड इट और इलैबोरेट इट टू मच। हम क्या बोलेंगे कि भाई रॉबर्ट क्लाइव विद ओनली 200 सोल्जर्स अटैक्ड एंड कैप्चर्ड द एरकट फोर्ट। ठीक है,
चलो भाई, क्या कह सकते हैं डिटेल्स में? रॉबर्ट क्लाइव fought bravely and smartly, attacked with 200 soldiers on the fort of Arcot and defeated the forces of Chanda Sahab and French. राइट? ये आ गई इसकी डिटेल्स और इसका रिजल्ट अब लिखेंगे हम, ठीक है? और क्या कहेंगे बेटा? रिजल्ट आ जाएगा। ब्रिटिश won and gained more confidence. British won and gained more confidence and increase influence, या ऐसे कह दो gain more confidence, क्योंकि this was the first battle which they fought against the local Indians। तो इसकी जीतने के बाद बेटा क्या होने लगा? उनका और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। राइट? यहां तक क्लियर है? बताइएगा बेटा, नाउ इज इट क्लियर? सो बेटा, दिस इज हाउ वी हैव टू राइट द आंसर, ठीक है? अब जरा देखो कि हमने क्या लिखना है, इसका इम्पैक्ट लिखना है। इम्पैक्ट क्या था बेटा? इम्पैक्ट डेफिनेटली ये था कि इट इंक्रीज द ब्रिटिश पावर एंड रेपुटेशन इन द साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है? क्या बोलेंगे? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बेटा, या इसका इफेक्ट क्या था? लिखो, इट इंक्रीज्ड द इन्फ्लुएंस एंड पावर ऑफ ब्रिटिश इन द साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है? तो यही तो हमें बताना था अपनी एक्सपेंशन के अंदर, कि ब्रिटिशर्स ने एक्सपैंड कर लिया बेटा साउथ ऑफ इंडिया के अंदर। अब देखो, आपने अपने पेपर में आंसर कैसे लिखना है। डेफिनेटली यू विल नॉट राइट दीज काइंड ऑफ कैप्शंस। आप अपने आंसर में कैप्शंस तो नहीं लिखोगे जैसे मैंने लिखे हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है? अब आपने करना क्या है, यू हैव टू आंसर इट इन अ सिंगल पैराग्राफ। यू हैव टू आंसर इट इन अ सिंगल पैराग्राफ। और इसमें अपनी इंग्लिश को यूज करते हुए आप कैसे करोगे? आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखो ऊपर हमने 1751 लिखा, आप अपनी इंग्लिश यूज करते हुए लिखोगे, द बैटल ऑफ एरकेट वाज फॉट इन 1751 between the forces of Chanda Sahab and French against the Muhammad Ali Khan Wallaja and British। ठीक है? इसको आपने इंग्लिश में पूरा एक सेंटेंस बना दिया। अब आप आगे लिखोगे फुल स्टॉप डाल के, द ब्रिटिश एंड फ्रेंच वर फाइटिंग फॉर द पावर इन द साउथ ऑफ इंडिया बिकॉज कोस्टल एरिया सो दे कैन इंक्रीज द ट्रेड। ठीक है? फुल स्टॉप। रॉबर्ट क्लाइव fought bravely and smartly, attacked with 200 soldiers, not 2000, 200 soldiers on the fort of Arcot and defeated the forces of Chanda Sahab and French। ठीक है? इस तरह से करके आप अपने आंसर को कंप्लीट करोगे और इस आंसर में आपकी हर एक चीज फ्रॉम द डेट टिल इफेक्ट सब कुछ प्रेजेंट होगा, एंड दिस इज योर कंप्लीट आंसर लुक लाइक। इज इट क्लियर बेटा? एक दफा मैंने आपको लिख के बता दिया बैटल्स को कैसे एड्रेस करोगे, कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? डन हो गया, चलो। नाउ बेटा वी आर मूविंग टूवर्ड द लेक्चर। हमने बैटल ऑफ एरकट को देख लिया। नाउ द सेकंड बैटल इज बैटल ऑफ प्लेसी। आफ्टर गेनिंग द विक्ट्री इन द साउथ, नाउ ब्रिटिशर्स स्टार्टेड मूविंग इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। अब ब्रिटिशर्स गए यहां पर, ठीक है? बंगाल का जो एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ बंगाल, राइट? ये पूरा का पूरा एरिया बंगाल का था, और इसमें यहाँ पर हमारे पास प्लेसी है और यहाँ पर हमारे पास कैलकटा है, ठीक है? अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर पहुंच गए। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट वाज द सिनेरियो, व्हाट वाज द कंडीशन एट द प्लेसी। इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है? डेट इज 1757। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि द राइवल्स वर, एक तरफ है सिराजुद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल। कौन है बेटा? नवाब ऑफ बंगाल। एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सपोर्टिंग हिम। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव एंड मीर जाफर। एक मिनट, ये मीर जाफर कौन है बेटा? मीर जाफर वाज द कमांडर ऑफ नवाब सिराजुद्दौला's आर्मी। लेकिन ये यहां क्या कर रहा है?
ये ब्रिटिश को क्यों सपोर्ट करे, यही ट्विस्ट है बेटा, ठीक है। चलो, अब जरा बैटल ऑफ प्लेसी को पढ़ने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि स्टोरी की तरह। नाउ यू कैन सी बेटा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल फोर्ट दैट इज कॉल्ड द फोर्ट विलियम। क्या नाम है बेटा इसका? फोर्ट विलियम, राइट, फोर्ट विलियम, ठीक है। फोर्ट विलियम किसके नाम पे? इसका नाम रखा था ब्रिटिश किंग विलियम द थर्ड के नाम पे। इट वॉज नेम आफ्टर विलियम द थर्ड हु वॉज डेफिनेटली द किंग एट दैट टाइम, ठीक है, उसके नाम पे रखा था। अब होता क्या है, दिस ब्यूटिफुल बिल्डिंग वॉज इन कैलकटा, ठीक है, वॉज इन कैलकटा। अब कैलकटा के अंदर जब ये बिल्डिंग थी तो इस पे एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द नवाब सिराजुद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देयर वाज अ एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू। और एग्रीमेंट क्या था बेटा? द एग्रीमेंट वाज द नवाब सिराजुद्दौला गेव दिस प्लेस टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर यूज फॉर टू मेक इट a trading base and use it as a trading base. And there was also a restriction that you cannot fortify it. क्या कहें बहुत आसानी से, अगर मैं बहुत आसान वर्ड्स में कहूं कि भाई ये जो बिल्डिंग थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी नवाब सिराजुद्दौला ने सिर्फ एक ही शर्त पे कि आप लोग इसको ट्रेडिंग बेस के तौर पे यूज करेंगे, नॉट लाइक अ हेडक्वार्टर, नॉट लाइक अ फोर्ट, नॉट लाइक अ गैरिसन, ठीक है, इसके तौर पे आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। दिस वाज अ टर्म एंड कंडीशन, दिस वाज एग्रीमेंट। अब होता क्या है, आफ्टर सम टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड वायलेटिंग दिस एग्रीमेंट। अब वो क्या करते हैं बेटा, वो फोर्टिफाई करना शुरू करते हैं, अपनी गन्स माउंट करना शुरू करते हैं, कैनन्स माउंट करना शुरू करते हैं, सोल्जर्स गैदर करने लगते हैं, एंड दिस वाज टोटली अगेंस्ट ऑफ द एग्रीमेंट। अब नवाब सिराजुद्दौला को ये बात कौन बताता है कि द ब्रिटिशर्स आर वायलेटिंग योर एग्रीमेंट? वो बताते हैं फ्रेंच। अब आप सोच रहे होगे कि फ्रेंच को इतनी क्या प्रॉब्लम है ब्रिटिश के साथ, वाई फ्रेंच इज ऑलवेज अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड सपोर्टिंग द इंडियंस? क्योंकि बेटा जो इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स का इंडिया में था, दे वांट द मोनोपोली ओवर द ट्रेड, दे वांट टू एक्सपैंड देयर एम्पायर इन इंडिया, सेम लाइक द फ्रेंच वर विलिंग। इज इट क्लियर? तो अब क्या होता है, फ्रेंच आके बताते हैं नवाब सिराज को कि ब्रिटिशर्स आर वायलेटिंग योर एग्रीमेंट। अब नवाब सिराज को आता है गुस्सा, वो कहते हैं चलो कैलकटा चलो और हम इनको सबक सिखाएंगे। द नवाब सिराजुद्दौला मार्च्ड ओवर द कैलकटा अलोंग विद हिज ह्यूज आर्मी, 50,000 की आर्मी लेके आते हैं वो, ठीक है। और वो आते साथ फोर्ट विलियम को कर देता है सीज। क्या करता है? फोर्ट विलियम को सीज कर देता है। एंड उस वक्त नियरली 65 पीपल वर प्रेजेंट इन द फोर्ट विलियम। 65 पीपल फोर्ट विलियम के अंदर प्रेजेंट थे। कितने लोग थे? 65 पीपल। अब नवाब सिराज क्या करते हैं, टू पनिश दैम 65 पीपल वर कैप्ट इन अ स्मॉल अंडरग्राउंड डंजन। अंडरग्राउंड डंजन के अंदर उनको क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, नवाब सिराज उनको बंद कर देते हैं पकड़ के, ठीक है। बट यू नो दैट बेटा कि द स्मॉल अंडरग्राउंड डंजन was so small that it was only made for the 3 criminals। 3 क्रिमिनल्स को एकोमोडेट करने का डंजन था वो, इतना छोटा। सीज का मतलब है बिल्कुल लॉक कर देते हैं उसको, कब्जे में ले लेते हैं अपने। अब आपको नजर आ रहा है बेटा कि इन द सेकंड पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, ठीक है, यहां पर एक पेंटिंग है जिसमें हमें शो किया जा रहा है कि व्हाट वाज द सिचुएशन इन दैट स्मॉल अंडरग्राउंड डंजन व्हेन नवाब सिराज kept 65 people in a very small underground prison, जहां पर सिर्फ एक ही विंडो थी। एंड यू कैन सी कि कितनी ज्यादा सफोकेशन हो रही होगी, एंड एवरीबडी वॉज रशिंग टूवर्ड द विंडो, ठीक है, हर कोई विंडो की तरफ जा रहा था बेटा सांस लेने के लिए, ठीक है। और अब उसके लिए था ही कि जो पावरफुल थे, दे क्रश द women's एंड चिल्ड्रन अंडर देयर फीट टू रीच द विंडो। तो इससे क्या होता है बेटा कि टोटल 24 आवर्स के लिए नवाब सिराज उनको बंद करके रखते हैं। And when after the 24 hours the door was opened, 23 of them died। ठीक है, कई जगह पर 24 लिखा होता है, कई जगह 23 लिखा होता है। तो बेटा डेफिनेटली ऐसा तो होना ही था, वो इतना छोटा एक प्रिजन था जिसमें सिर्फ एक ही विंडो थी फॉर द वेंटिलेशन। और आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 24 आवर्स जब डोर को दोबारा ओपन किया गया तो उसमें से कितने लोग मर चुके थे बेटा? कितने लोग मर चुके थे? 23 पीपल्स डाइड, राइट।
जब इस बात का पता ब्रिटिशर्स को चला कि व्हाट नवाब सिराजुद्दौला डिड विद द पीपल, तो फिर रॉबर्ट क्लाइव अलोंग विद द एडमिरल वॉटसन, ये दोनों लोग आते हैं कैलकटा और नवाब सिराज से लड़ते हैं। अब देखो मसला क्या था। द नवाब सिराजुद्दौला वॉज हैविंग अ ह्यूज आर्मी, 50,000 सोल्जर्स। लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव आया था बेटा, रॉबर्ट क्लाइव वॉज हैविंग ओनली 3,000 सोल्जर्स। देयर वॉज नो कंपैरिजन बिटवीन द आर्मी ऑफ सिराज एंड रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि सर रॉबर्ट क्लाइव के पास जब इतनी कम आर्मी थी तो वो फिर क्यों जीत गया, हाउ ही वाज सक्सेसफुल इन द वॉर, कैसे जीत गया सर वो। अब उसने थोड़ा सा लगाया अपना दिमाग, he played with his mind and he bribed the key man of नवाब सिराज, that was मीर जाफर। क्या नाम है भाई इन भाई का? मीर जाफर, ठीक है। होता क्या है, मीर जाफर वॉज ब्राइब्ड, और मीर जाफर कौन है बेटा? कमांडर ऑफ नवाब सिराजुद्दौला, द नवाब ऑफ बंगाल। अब रॉबर्ट क्लाइव इसको ऑफर करता है, यार देखो तुम कमांडर हो यार, और कब तक कमांडर बन के जिंदगी गुजारोगे, कुछ बड़ा सोचो यार, व्हाट इफ वी मेक यू द नवाब ऑफ बंगाल, है ना, व्हाट इफ वी मेक यू द नवाब ऑफ बंगाल। वो कहता है जी बिल्कुल। तो कहते हैं बट यू हैव टू सपोर्ट अस इन द वॉर, अब तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, नवाब सिराज को हम डिफीट करेंगे, उसको किल करेंगे, देन वी विल इलेक्ट यू, वी विल मेक यू द नवाब ऑफ बंगाल। चलो भाई बात डन हो गई। अब क्या होता है बेटा, व्हेन द वॉर स्टार्टेड बिटवीन द रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब सिराज कमांड करता है मीर जाफर को कि अटैक करो पूरी फोर्स के साथ। बट मीर जाफर नवाब सिराज की बात नहीं सुनता। नवाब सिराज दोबारा कहता है कि मैं क्या कह रहा हूं, अटैक करो, एंड अगेन ही इग्नोर्ड। और यहां तक के टाइम आ जाता है कि नवाब को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है मीर जाफर की कि प्लीज अटैक करो वरना हम हार जाएंगे। लेकिन मीर जाफर फिर भी नहीं सुनता बेटा। एंड दिस इज हाउ द नवाब सिराजुद्दौला लॉस्ट द वॉर, इवन दो ही वाज हैविंग द मैसिव आर्मी, बट ही लॉस्ट द वॉर। ठीक है। और फिर क्या होता है, ब्रिटिश कैप्चर्ड द नवाब सिराज, kept him in the prison, and after some time they executed him, उनको फांसी लगा दी बेटा। और अपनी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, क्या कहा, अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग दे मेड मीर जाफर एज अ न्यू नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन बच्चों आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने मीर जाफर को एक प्रॉपरली नवाब बनाया होगा, जो कि एक रियल नवाब होता है? व्हाट यू थिंक, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कैसे नवाब बनाया होगा मीर जाफर को। कम ऑन, गिव योर सजेशन। क्या रियल नवाब बनाया था मीर जाफर को, या पपेट नवाब बनाया था? एग्जैक्टली बेटा, पपेट नवाब। अब ब्रिटिशर्स ने उसको कहा भाई देखो, अपने आप को रियल नवाब मत समझ लेना, यू आर द पपेट एंड यू हैव टू फॉलो एवरी कमांड विच वी विल गिव टू यू। तुम्हें हमारी बात माननी है, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, यू कैन नॉट मेक एनी एंटी ब्रिटिश पॉलिसी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, यू हैव टू फॉलो आवर ईच एंड एवरी कमांड। यू आर अ पपेट नवाब, यू आर द नवाब बिकॉज ऑफ अस, वी मेड यू द नवाब, है ना। चलो भाई, अब यहां पर बेटा नवाब सिराज को डिफीट करने के बाद भाई मीर जाफर को जी बना दिया गया है नवाब ऑफ बंगाल। बट यू नो दैट बच्चों के, आफ्टर सम टाइम मीर जाफर ऑल्सो बिट्रेइंग स्टार्टेड बिट्रेइंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़े टाइम तक तो बिल्कुल वो सेट चला, बट आफ्टर सम टाइम बेटा ही बिट्रेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ही वाज मेकिंग सम काइंड ऑफ पॉलिसीज अगेंस्ट देम। तो फिर ब्रिटिशर्स को आता है गुस्सा, ब्रिटिश कहते हैं कि भाई चलो अब तुम जाओ यहाँ से, इसको हटा देते हैं, इस पोस्ट से रिमूव कर देते हैं, और इसकी जगह अपॉइंट करते हैं इसके सन इन लॉ मीर कासिम को। अच्छा मेरे बच्चों, देर इज नो नीड टू वरी अबाउट द आंसर्स, मैंने एक आंसर आपको आइडियली लिख के दिखा दिया है, बाकी आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम हेयर। जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूं, द क्वेश्चन आंसर, इट इज हैविंग एवरीथिंग रिलेटेड टू योर चैप्टर। अब आप देखो किसके कितने सारे मैंने 4 मार्क के क्वेश्चंस बनाए। व्हेन यू विल बी ऑन द पेज नंबर 9, और इसमें मैंने ब्रिटिश से रिलेट बातें बताई, तो अब आप देखो कि इसके 4 मार्क्स ही कितने सारे। व्हाट वाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देन आई हैव रिटन द डिटेल्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, लाइक हु वाज वेरेन हेस्टिंग, हु वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, हु वाज लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने लिख लिया। इसके बाद हु वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस,
हेस्टिंग, लॉर्ड डेलहाउसी। इसके बाद देखो इस चैप्टर के अंदर आपके पास ट्रीटीज भी हैं, तो आई हैव रिटन ऑल ट्रीटीज एंड आई विल एक्सप्लेन इट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अभी हम बैटल ऑफ बक्सर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। देखो अच्छा मैं शो कर देता हूँ दोबारा। ट्रीटी ऑफ मद्रास आ गई बेटा, राइट। और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर। फिर एक्ट्स भी मैंने बहुत सारे यहाँ पर लिख दिए, रेगुलेटिंग पिट इंडिया एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। सो एवरीथिंग इज रिटन हेयर बेटा। तो आप इसको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। बैटल्स को आप कहाँ से याद करोगे? ये 14 मार्क के क्वेश्चन के अंदर मैंने बैटल्स को आइडियली इसी तरह ही लिखा है कि यू कैन यूज दीज बैटल्स एज अ पार्ट ऑफ 14 मार्क क्वेश्चन, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस एक्सप्लेनेशन एज अ 4 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको बता रहा था वो सब इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। डन हो गया? तो टेंशन इस चीज की नहीं लेनी है कि सर हमें आंसर कैसे लिखना है, कहां से लिखना है, कहां से याद करना है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। अभी सिर्फ इसको स्टोरी की तरह समझो। अब बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं, ठीक है भाई। मीर जाफर पे तो उन्होंने ट्रस्ट किया एंड मेड हिम द नवाब ऑफ बंगाल, बट मीर जाफर बिट्रेड आफ्टर सम टाइम। तो बेटा फिर मीर जाफर की जगह किसको अपॉइंट किया गया? मीर कासिम को, हु वॉज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, ठीक है। अब इनको भी बेटा वही बातें बताई गई कि भाई देखो, यू आर नॉट द रियल नवाब, यू डू नॉट हैव टू एक्ट लाइक अ रियल नवाब, यू आर अ पपेट, यू हैव टू फॉलो आवर कमांड्स, ठीक है। सारी बातें इनको बताई गई। बट यू नो दैट के एट दैट टाइम बेटा मीर कासिम ऑल्सो बिट्रेड द ब्रिटिश, ठीक है। क्यों? क्योंकि मीर कासिम के कुछ अदर एम्स थे, जैसे उन्होंने कुछ और काम किए, जैसे कि ही वॉज ट्रेनिंग हिज आर्मी अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मॉड्यूल। अब दिस वॉज समथिंग रियली क्या कह सकते हैं, ब्रिटिश के लिए प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। मीर कासिम तो अपनी ही आर्मी को ब्रिटिश की तरह ट्रेन कर रहे थे, सो ब्रिटिश को लगा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मोरोवर बेटा मीर कासिम ऑल्सो क्रिटिसाइज द ब्रिटिश फॉर फ्री ट्रेडिंग इन इंडिया। मीर कासिम तो ये भी कहने लगे कि बेटा ब्रिटिश को हम फ्री ट्रेड अलाउ नहीं करें, फ्री ट्रेडिंग अलाउ नहीं करें, बल्कि इनके ऊपर कस्टम चार्जेस लगाएं। अब देखो ये चीज तो उल्टी हो गई बेटा। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा हमने तो भाई गलत आदमी को बना दिया, ठीक है। सो व्हाट ब्रिटिश डिसाइडेड, ब्रिटिश ने कहा नाउ इनफ इज इनफ, नाउ वी विल नॉट रिमूव मीर कासिम फ्रॉम हिज पोस्ट, बट वी विल किल द मीर कासिम। अब हम मीर जाफर की तरह उसको रिमूव नहीं करेंगे, पोस्ट से हटाएंगे नहीं, बल्कि अब हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। वी विल फाइट अगेंस्ट द मीर कासिम एंड वी विल एलिमिनेट द मीर कासिम। अब मीर कासिम भी कोई अकेले तो थी नहीं, मीर कासिम वॉज हैविंग द एलाइज। कौन कौन था उनका एलाई? नंबर वन, यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड, शाह आलम टू। शाह आलम टू वॉज द मुगल एम्पियर, मुगल एम्पियर। शाह आलम टू वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग मीर कासिम। मोरोवर नवाब शुजाउद्दौला ऑफ द अवध, अवध का एरिया है नॉर्दर्न एरिया इंडिया का, वहां के जो नवाब थे बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी थे, ठीक है, शुजाउद्दौला, ही वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग मीर कासिम। एंड द काशीज लीडर राजा बलवंत सिंह, ही वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग मीर कासिम। तो दिखने से क्या लग रहा है कि मीर कासिम साइड इज वेरी स्ट्रांग, एंड ऑन द अदर हैंड हेक्टर मनरो फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट बेटा। लेकिन होता क्या है, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज अगेन इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश। क्या होता है? इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश। अब इसकी डिटेल्स में हम ये कह सकते हैं कि द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर द हेक्टर मनरो फेस्ड द कंबाइंड आर्मी ऑफ दीज थ्री रूलर्स या फोर रूलर्स नियर द टाउन ऑफ बक्सर इन बिहार, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब देखो होता क्या है कि ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्टली इनको एलिमिनेट कर देते हैं, इनको डिफीट कर देते हैं। किस तरीके से बेटा? उसकी बहुत लंबी डिटेल है कि जैसे ब्रिटिशर्स जो क्या करते हैं, सिर्फ मीर कासिम को किल करते हैं, बाकी जो नवाब अपने आप के ये शाह आलम टू हैं, शुजाउद्दौला है, बलवंत सिंह है, इनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज लगती हैं, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, ब्रिटिश गेव डिफीट टू द मीर कासिम and his allies. After that, British killed the Mir Qasim and put heavy penalties over the rest of the supporters. उनके ऊपर क्या लग गई बेटा? हैवी किस्म की पेनल्टीज लग गई, राइट। अब वो पेनल्टीज क्या क्या थी? उस पेनल्टीज के ऊपर शाह आलम टू के ऊपर पेनल्टी लगी, राइट। इसके अलावा
शुजाउद्दौला के ऊपर पेनल्टी लगी, बलवंत सिंह के ऊपर पेनल्टी लगी, और यहां से ब्रिटिशर्स ने फाइनेंशियल बेनिफिट उठाए। क्या उठाया? फाइनेंशियल बेनिफिट। ठीक है, चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन। व्हाट ब्रिटिश डिड, वी आर टॉकिंग अबाउट डिटेल्स। व्हाट ब्रिटिश डिड बेटा, ब्रिटिश गेव अ क्रशिंग डिफीट टू द मीर कासिम, eliminate him. But on the other three rulers, Shah Alam II, शुजाउद्दौला एंड बलवंत सिंह, इनके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगी और ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट मिला। दैट वाज ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट्स। ठीक है, ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट्स। अब ये दीवानी राइट्स क्या होते हैं? चलो बैटल ऑफ बक्सर को एक नजर हम यहां पर भी देख लेते हैं। अब बैटल ऑफ बक्सर में हमने क्या लिखा? द बैटल वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईआईसी लेड बाय हेक्टर मनरो एंड एलाइड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम नवाब ऑफ अवध, ठीक है, एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू। This battle was fought at Buxar, a small fortified town within the territory of Bihar. It was decisive victory for the British East India Company and they got Diwani rights. What was Diwani rights बेटा? Tax collection right. अब ब्रिटिशर्स को बेटा इतनी सुप्रीम अथॉरिटी मिल गई कि अब वो इंडिया के मद्रास, बिहार और बंगाल, ठीक है, इन तीन एरिया से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ द ब्रिटिश ऑल्सो बिकम द टैक्स कलेक्टर। देखा कितनी बड़ी पावर मिल गई उनको, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स भी इंडिया के अब उनके पास आ गए। नॉट ओनली द टेरिटरी ऑफ बिहार एंड बंगाल बट दे ऑल्सो गॉट ग्रिप ओवर द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ इंडिया। तो कितनी बड़ी एक ब्रिटिश की अचीवमेंट है बेटा इन द बैटल ऑफ बक्सर, इजंट इट बेटा? क्या कहते हो, है कि नहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट ब्रिटिश की? चलो भाई, अब ब्रिटिशर्स ने सक्सेसफुली भाई बक्सर भी जीत लिया। नाउ ब्रिटिश विल फेस अ टफ टाइम व्हेन दे विल कम अगेंस्ट द टीपू सुल्तान। ठीक है भाई, फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां से ले भी सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट। अब तक मुझे बता दो बेटा मैसेज करके कि एवरीथिंग इज क्लियर। चलो सबका आंसर आ जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो नाउ वी आर प्रोसीडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया यार? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होगा बेटा? आप देख सकते हो कि यहां पर टीपू सुल्तान के साथ साथ और भी स्टेट्स हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और भी पावर्स हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं। मैसूर दैट वाज अंडर द हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली हैं। ये दोनों बाप बेटे, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द मैसूर। Nizam of Hyderabad, Asif Jah, was also supporting Mysore. Holkars means Marathas, they were supporting the Mysore. And French East India Company, they were supporting the Mysore. Means that the side of Mysore is stronger. On the other hand, British East India Company and Nawab of Carnatic, he was supporting the British. ठीक है, अब जरा देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ बेटा। ठीक है, in the first and second Anglo-Mysore war, Hyder Ali, who was the ruler of Mysore, ठीक है, along with the Tipu Sultan, gave a very crushing defeat to the ब्रिटिश। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर ये होता है बेटा कि ब्रिटिशर्स को बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिलती है। ठीक है, हैदर अली फॉट ब्रेवली एंड रीच क्लोज टू द मद्रास, फोर्सिंग द ब्रिटिश टू नेगोशिएट। अब बच्चा देखो होता क्या है कि हैदर अली साहब नॉट ओनली ब्रिटिश को डिफीट करते हैं बल्कि मद्रास के करीब पहुंच के एक ट्रीटी साइन करते हैं, एंड दैट ट्रीटी वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, कौन सी ट्रीटी है बेटा? ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। इसका आंसर कहां से मिलेगा? चलो स्क्रॉल करते हैं बेटा ऊपर। और अभी मैंने आपको बताया था कि आई हैव ऑल्सो रिटन द ट्रीटीज हेयर। ठीक है, तो ट्रीटीज कहाँ गई हमारी? ये रही ट्रीटीज के अंदर। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर साइन हुई है, और इसके बाद अभी जो मैं ट्रीटी की बात कर रहा हूं जो कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद साइन हुई थी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द हैदर अली फोर्सेस ऑफ मैसूर, दैट वाज ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब इस ट्रीटी में होता क्या है?
The Treaty of Madras was signed between the Hyder Ali and the Mysore and the British East India Company after the First Anglo-Mysore War. ठीक है? अच्छा, इसमें हुआ क्या? The war ended without a clear victory. ठीक है? And the treaty promised that both sides would restore, conquered territories. It also stated that they would help each other if attacked by enemies, मतलब mutual defense. The impact was temporary peace, but mistrust remained leading to future war. अब देखो बेटा, इसमें कोई क्लियर विक्ट्री तो नहीं नजर आ रही, लेकिन ब्रिटिशर्स को विक्ट्री मिली भी नहीं है। अगर इंडियंस को नहीं मिली है तो ब्रिटिश को भी नहीं मिली है। मींस ब्रिटिश फेस अ टफ टाइम हियर। और भाई एक नॉर्मल सी ट्रीटी साइन कर ली कि ठीक है भाई देखो, हम लोग वॉर खत्म करते और हम जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अब से अगर किसी के ऊपर भी अटैक हुआ तो वो दूसरे के ऊपर भी अटैक समझा जाएगा। इस तरह से बात की गई, लेकिन दैट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रांग ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, है ना। तो इससे मिसट्रस्ट तो खत्म नहीं हुआ। और मिसट्रस्ट बिल्कुल ठीक है बेटा, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आगे चल के भी वॉर्स होती हैं, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, डन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली डाइड नेचुरली। हैदर अली डाइड नेचुरली बेटा, उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर हैदर अली बेटा, हु केम इन पावर? कौन आता है बेटा पावर में? उनका बेटा टीपू सुल्तान केम इन पावर। ठीक है, एंड ही स्टार्टेड रेजिस्टिंग द ब्रिटिश। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में भी ब्रिटिशर्स वर नॉट एबल टू कैप्चर द मैसूर। ठीक है, ब्रिटिशर्स वर नॉट एबल टू कैप्चर द मैसूर। चलो भाई, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है। चलो, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? सेकेंड एंड फर्स्ट एंग्लो मैसूर समझ आ गई? बताइएगा। चलो, हु वॉज हैदर अली? ही वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान बेटा। हैदर अली साहब जो थे फादर ऑफ टीपू सुल्तान। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे। एंड लेट्स सी बेटा कि यहां पर क्या होता है। अब आपको एक सबसे बड़ा चेंज नजर आया। द पीपल, द पावर्स हु वर सपोर्टिंग द टीपू सुल्तान इन द प्रीवियस बैटल, दे चेंज देयर लॉयलिटी एंड सपोर्ट। उन्होंने अपनी सपोर्ट ही चेंज कर दी बेटा। मराठास एंड हैदराबाद, ये तो बेटा मैसूर के साथ थे, बट वाई दे आर ऑन द ब्रिटिश साइड? क्या हो गया इन लोगों को, क्यों चलेगा वहां पर? क्या किया होगा ब्रिटिश ने बेटा, इनको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर लिया? ऑफर ऑफर कर दी होगी कोई बड़ी, क्या ख्याल है? एंड दैट्स द रियल रीजन बेटा, ब्राइब्ड, ऑफर कर दी थी। ब्रिटिश ऑफर्ड द मराठास एंड हैदराबाद कि भाई अगर आप हमें सपोर्ट करते हो, इफ वी conquered the Mysore, if we capture the Mysore, we will also distribute the land with you among each other। ठीक है, कि भाई हम अकेले नहीं रखेंगे, हम आपको भी देंगे, आप हमारे साथ मिलकर लड़ो, जो जो फायदा होगा वो आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखो। अब होता है क्या बेटा, सेकंड एंड फर्स्ट के अंदर तो मैसूर वॉज सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, बट इन द थर्ड एंड फोर्थ बेटा, in the third and fourth Anglo-Mysore War, British faced या British got victory somehow। British stronger हो गए थे बेटा, और इंडियंस क्या हो गए थे, मतलब जो मैसूर था वो वॉर हार गया था। ठीक है, चलो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये कैसे हुआ था सब कुछ। कम इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, British forces led by Governor General Lord Cornwallis fought against Tipu for 3 years। इट वॉज नॉट दैट मच इजी बैटल बेटा, कि कुछ मंथ्स में एंड हो गई, 3 years। टीपू हैड रिट्रीट एंड द siege of Seringapatam lasted till the end of war। Under the Treaty of Seringapatam, Tipu had to give half of his kingdom to EIC। His young sons were also taken as hostage by the Cornwallis। अब देखो बेटा, in the third Anglo-Mysore war, Tipu Sultan not completely defeated, not completely lost। ठीक है, अब होता क्या है कि बेटा वॉर रुकवाने के लिए एक तो उनके ऊपर वॉर पेनल्टी भी लग जाती है, डैमेज, जो वॉर डैमेज होते हैं वो चार्जेस भी इनको पे करने पड़ते हैं। और ब्रिटिशर्स इनके 2 यंग सन्स को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं।
हॉस्टेजेस के तौर पे, कि जब तक टीपू हमें वॉर डैमेज नहीं देंगे तब तक हम उनके बेटों को रिलीज नहीं करेंगे। क्या कहा? जब तक हमें टीपू सुल्तान वॉर डैमेज नहीं देंगे तब तक हम उनके बेटों को रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, दैट वॉज द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम। कहाँ गई बेटा? ये रही। अब देखो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम क्या कहते हैं। ट्रीटी साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंडर दिस नियरली हाफ ऑफ द मैसोरियन टेरिटरीज, कौन कौन सी? ब्राह्मल, डिंडुगल एंड मालाबार वेंट टू द इंग्लिश कंट्रोल। देखा, इस ट्रीटी की वजह से हाफ ऑफ द किंगडम तो चला गया बेचारे का, टीपू सुल्तान का। ठीक है, अंडर दिस ट्रीटी हाफ ऑफ हिज किंगडम या सम ऑफ हिज मैसोरियन टेरिटरीज लाइक ब्राह्मल, डिंडुगल एंड मालाबार वेंट इनटू द इंग्लिश कंट्रोल। अच्छा, बाकी क्या हुआ? While some areas came under the control of निजाम of हैदराबाद एंड मराठास। देखो बेटा, फायदा हो गया उनका, मिल गई उनको टेरिटरीज जो ब्रिटिश ने प्रॉमिस की थी। इज इट क्लियर? अब वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपीज, उस टाइम के 3 करोड़ रुपीज बेटा कितनी ह्यूज अमाउंट है। ये टीपू सुल्तान को कहा कि आप हमें पे करो। ब्रिटिश का बिल्कुल सही सीन है यार, लड़ते भी हैं और मार खाने के बाद कहते हैं हमें पैसे भी दो, क्योंकि हमारा नुकसान कर दिया आपने, वॉर डैमेज दो। ठीक है, 3 करोड़ रुपीज मांगे बेटा टीपू सुल्तान से और कहा कि जब तक आप हमें ये अमाउंट पे नहीं करोगे तब तक हम आपके बेटों को रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, दिस वॉज अ वेरी सिंपल टर्म एंड कंडीशन। अब इसके बाद क्या होता है? टीपू सुल्तान पावर्स डिक्रीज। ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ टीपू सुल्तान की पावर डिक्रीज नहीं की थी आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ब्रिटिशर्स ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द टीपू सुल्तान। ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रोपेगेंडा। कैसे बेटा? देखो, हम ये कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान जो रूलर ऑफ मैसूर है, ये बहुत ही पावरफुल इंडियन रूलर था हु ओपोज द ब्रिटिश एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान की पावर को वीक करने के लिए, उनको अनपॉपुलर करने के लिए उनके खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडास लॉन्च किए थे, जिसको हम कहते हैं कि फॉल्स एंड एग्जैजरेटेड स्टोरीज। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के स्टोरीज बताना, उनके बारे में र्यूमर्स स्प्रेड करना, फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना। जैसे कि टीपू सुल्तान को ये कहना कि ही इज अ क्रूल एंड ब्लड थ्रस्टी टायरेंट, कि एक ब्लड थ्रस्टी जो ये रूलर है और ये बहुत क्रूल है, और फिर ये एंटी हिंदू है, ये हिंदूज को पसंद नहीं करता, ये हिंदूज को मारता है। तो ऐसे ऐसे तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसके बाद ये कहना शुरू किया कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मुस्लिम है, जो कि चाहता है कि सिर्फ मुस्लिम्स इंडिया में रहें और हिंदू ना रहें। ये प्रोपेगेंडा है जो उसके खिलाफ लॉन्च किया गया। ठीक है, राइट। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बेटा? इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि आफ्टर दीज काइंड ऑफ प्रोपेगेंडास, जो टीपू सुल्तान के सपोर्टर्स थे, दे बिकेम हिज राइवल्स। देखा ब्रिटिश ने कितना क्लेवरली प्ले किया कि एक बंदे को वैसे भी डिफीट करना है और इसके राइवल्स क्रिएट करने हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा के थ्रू। देखा, तो ये काम किया ब्रिटिशर्स ने। अब हमें और समझ आ गया कि वाई द निजाम एंड वाई द मराठा स्विच साइड। क्या ख्याल है बेटा? ऐसे ही, ये तो मैंने एडिशनल नॉलेज आपको दी अबाउट द प्रोपेगेंडा। नाउ कम टू द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, द लास्ट वन in which not only British defeated the Tipu Sultan but also killed him। ठीक है, अब होता ये है कि ब्रिटिश बेटा बहुत फियर्सली लड़ते हैं, टीपू सुल्तान भी बहुत फियर्सली लड़ते हैं, बहुत टफ बैटल होती है ऑन बोथ द साइड। बट एट द एंड टीपू सुल्तान नॉट ओनली लॉस्ट दिस वॉर बट ही वॉज मार्टर्ड, ही वॉज किल्ड इन एक्शन। ठीक है, और फाइनली बेटा इनको डिफीट करने के बाद, इनको किल करने के बाद, द ब्रिटिश गॉट ग्रिप ओवर द एंटायर मैसूर। द एंटायर मैसूर केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। देखा भाई, तो कितनी एफर्ट करने के बाद टीपू सुल्तान को इन्होंने डिफीट किया, बाय हैचिंग कॉन्स्पिरसीज, बाय स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो बेटा ब्रिटिशर्स इस तरह करते थे काम कि व्हेन दे सॉ कि भाई ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, वी कैन नॉट डिफीट हिम इन द बैटल ग्राउंड, तो वो इसी तरीके से करते थे कि फेक या फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, रूमर्स स्प्रेड करना। ठीक है, और फिर ब्राइब करना, ये तो इनकी सबसे फेवरेट चीज थी, ब्राइबरी। हर किसी को ब्राइब कर देते थे। एंड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर बेटा, देयर वर मेनी मिनिस्टर्स ऑफ द टीपू सुल्तान हु वाज ब्राइब्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, उनको ब्राइब किया।
तो भाई इस तरह से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स फाइनली ग्रिप ओवर द साउथ ऑफ इंडिया। तो मुझे जरा जल्दी से बताइएगा कि एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ सर, व्हाट दिस पिक्चर इज शोइंग, दिस पिक्चर इज शोइंग बेटा, अच्छा मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दिस पिक्चर ऑल्सो केम एज अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम। मैं इसका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी जब मैं आपको पास पेपर कराऊंगा तो मैं इसका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है। इन विच यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान and after the death the britishers are having his head on the knee instead of ground, ठीक है। तो बेटा अब तक जो चीज पढ़ी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे जल्दी से बताओ।